ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 में रिसोर्सेस चैप्टर है आपका रिसोर्सेस। सबसे पहले सवाल ये होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो देखिए एनी सब्सटेंस, ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस जो हम देख रहे हैं अपने चारों ओर, व्हाट वी आर लुकिंग इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज ही हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यस, बिकॉज सब्सटेंस में तीनों स्थिति होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और कोई भी इन तीनों से अलग हटकर कोई भी चीज़ें नहीं होती। ऑफ कोर्स जो भी विजिबल चीज़ें हैं जिनको हम किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे मिलकर के रिसोर्सेस कहे जाते हैं। यदि हम एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं, ठीक है, कि any substance which is used by human being is called as resources. Now, अब किसी रिसोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो कितना हमसे रीचेबल है, ठीक है, कितनी उसकी क्वांटिटी मौजूद है, कितनी दूरी पर उपलब्ध है, और उस समय हमारे लिए उसकी क्या यूटिलिटी है, ठीक है, उस वस्तु की क्या उपयोगिता है, कितनी इम्पोर्टेंस है, इस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेस को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले नेचुरल रिसोर्सेस, जो इट इज गिफ्टेड बाय द नेचर, एयर, वाटर, दिस ऑल थिंग्स आर मेड बाय द नेचर, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरी कैटेगरी है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन एज इटसेल्फ एक रिसोर्स है। क्लास 9 में एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, आप क्लास 9 में पढ़िएगा इसको, ह्यूमन एज रिसोर्स। व्हेन ह्यूमन बिकम्स रिसोर्स, ऑफ कोर्स, जबकि जैसे कि हम किसी चीज़ में उसको उसकी, जैसे मान लीजिए हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, माइंस हमने देखा, माइंस से कोई भी ओर के रूप में मिलता है, आयरन ओर के रूप में मिला। अब आयरन ओर को उसको रिफाइंड किया गया और फिर उसको इंडस्ट्रीज में अलग अलग जिस चीज़ के यूज़ में लाना है उसके लायक कमोडिटी बना दी गई, फिर उस कमोडिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ओर फॉर्म से उसका आयरन एक्सट्रैक्ट करना और एक्सट्रैक्ट से फिर आयरन का अलग कमोडिटी बनाने में यूज़ करना, तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सिमिलरली यहाँ जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स में जब उसमें ज़्यादा स्किल्ड हो जाएगा, एजुकेशन है, हेल्थ है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इस तरीके से जब ह्यूमन ज़्यादा स्किल्ड हो जाएगा तो ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। तीसरा रिसोर्स होता है मैन मेड, ऑफ कोर्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। सपोज करिए कि कोई डैम है। अब जैसे डैम के लिए मान लीजिए रिवर है, रिवर पे डैम बनना है, तो रिवर नेचुरल रिसोर्स हो गया। ह्यूमन ने अपने स्किल से उसको में अपनी इंजीनियरिंग लगाई, रॉ मटेरियल जुटाए और ह्यूमन ने उसको तैयार कर दिया, तो डैम आपका मैन मेड रिसोर्स हो जाएगा। रिसोर्स को कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है, तो देखिए रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं, ये तो 3 कैटेगरी होगी, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम और इसको सब कैटेगरी में कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले उसका कितना यूज़ किया जा रहा है, इस आधार पर हम इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एक्चुअल, दूसरा पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज जिनकी कैपेसिटी हमको पता है और उसका यूज़ हम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम कहते हैं कि झरिया का एग्जांपल है, मान लीजिए झरिया से कोल निकाला जाता है तो उसकी पता है, खेतड़ी का तांबा निकाला जाता है तो उसकी क्वांटिटी हमको पता है कि कितना कंजम्पशन किया जाएगा तो कितने सालों तक चलेगा, और प्रेजेंटली उसका हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब है कि जहाँ जिन रिसोर्सेज का पता चला है बट वहाँ से अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको नहीं निकाला जा रहा है। जैसे मान लीजिए लद्दाख में यूरेनियम का पता चला है या झारखंड में गोल्ड का, ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया कि वहाँ पे पोटेंशियल तो है बट अभी उसको एक्चुअल यूज़ में नहीं लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है, दूसरी आधार जो इसकी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर अबायोटिक है या बायोटिक है। अब जब हम बायोटिक कहते हैं तो बायो, जैसे कि मालूम है आपको, जैव में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम को हम फौना कहते हैं और प्लांट किंगडम को हम फ्लोरा कहते हैं।
तो ये फौना और फ्लोरा यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों ये लिविंग थिंग्स जो भी हैं इनका जब हम इन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे बन कोई चीज़ हम कमोडिटी तैयार करते हैं, तो ये रिसोर्सेज जो हो गई आपकी, ये दोनों स्रोत मिलकर के बायोटिक में आएंगे, लिविंग थिंग्स। अबायोटिक ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ये अबायोटिक में आएंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कि कोई चीज़ हम उसको रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। इसको हम बोलते हैं 3R, यानी रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, पहले रेड्यूस यानी कि क्वांटिटी को कम करना है। देखिए ये इस बेस पर है कि हमारे रिसोर्सेज की एक मात्रा लिमिट है, कोई भी रिसोर्सेज है उसकी मात्रा लिमिट है। ठीक है, अब रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें कि लेस क्वांटिटी से मैक्सिमम ऑप्टिमम एडवांटेजेस हम ले सकें, और इस तरीके से यूज करें कि फ्यूचर के लिए भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इसीलिए 90s के बाद इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करने की टेंडेंसी हो रही है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिसको हम ह्यूमन एफर्ट के द्वारा फिर से उसको इस्तेमाल के लायक बना सकें। ऑब्वियस सी बात है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि जिसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसकी एक बार यूज़ करने के बाद उसकी पोटेंसी नहीं हो रह जाती, उसका इस्तेमाल समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल को हम कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल भी कहते हैं। जो रिन्यूएबल है, जैसे मान लीजिए टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमने किया तो सोलर एनर्जी की मात्रा कंज्यूम, उसका हमने एडवांटेजेस ले लिया, लेकिन जिस सन से हमें रेज मिल रही है उसकी मात्रा कम नहीं हुई। ठीक है, वो मेंटेन है, इसलिए इसको हम नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। ये गैर परंपरागत है, चूँकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसकी टेंडेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इनकी इस्तेमाल करने की, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेस एक लिमिट मात्रा में ही मौजूद हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन सी रिसोर्सेस कहाँ पर उपलब्ध है इसके आधार पर दो कैटेगरी है। सबसे पहले आती है यूबिक्यूटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस का मतलब है कि जो हर जगह मौजूद है। ठीक है, अब हर जगह मौजूद, जैसे एयर की बात करें, एयर हर जगह है। और लोकलाइज का मतलब हुआ कि जिसकी एक सीमित लोकेशन है, जैसे मान लीजिए हम बॉम्बे हाई की बात कर रहे हैं, खेतड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या झारखंड के कोल की बात कर रहे हैं, तो ये एक लोकेशन की इस लोकेशन में सिचुएटेड है। ठीक है ना, एक निश्चित स्थान की बात करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कोई भी रिसोर्सेज जो नेचर में मौजूद है उसकी एक मात्रा है, एक लिमिटेशन है। हम कैसे उसको उसकी मात्रा को कम करके यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी सेफ रहे, आने वाली कमिंग जनरेशन को भी वो मिल सके, जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। जब इन बातों का ख्याल रख करके रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है तो इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम बोलते हैं। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में दोनों चीज़ें शामिल हो जाएंगी। पहले तो उनको प्रिजर्व करिए, फिर कंजर्व करिए, और तब फिर उनको सर्व करिए। मतलब कि पहले उनका संरक्षण करना है, फिर उनको इस्तेमाल करना है इस उद्देश्य से ताकि वो उनका कहीं भी क्षरण न हो, डिप्लीशन न हो, उनका मिसयूज न हो। आपके आगे के चैप्टर में वाटर भी पढ़ना है, और वाटर जो कि हम देखते हैं कि प्रकृति ने दिया हुआ है, लेकिन वाटर का किस तरीके से दिन पर दिन कमी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको सस्टेनेबल रिसोर्सेज को भी समझना पड़ेगा। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मतलब एक रिसोर्सेज का ऐसा यूज कि वो फ्यूचर के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा
लेस यूज, लेस क्वांटिटी, ऑप्टिमम एडवांटेजेस। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक चीज़ और जुड़ जाती है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज का, ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ जो कि फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखे, इन्वायरमेंट को हार्म न करे, जिसको हम रिड्यूस कर सके, रीयूज के लायक बना सके, जिसको हम प्रिजर्व कर सके, रिजर्व कर सके, और साथ ही जब जो एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ग्रोथ की ओर हो। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं तो इसमें सस्टेनेबल रिसोर्स के साथ एक ग्रोथ भी जुड़ जाती है, और वो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, तो सस्टेनेबल का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर, पॉजिटिव, 3 वर्ड आएंगे। कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है ना, और पॉजिटिविटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। जैसे तो 10 साल के लिए हमने स्टडी किया, तो 10 साल में यदि मान लीजिए डेवलपमेंट की रेट किस तरीके से गई, अब मान लीजिए कि पिछले 5 सालों में 4.5 से ले, राइट, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लेकिन मान लीजिए कि पिछले 5 सालों में यदि डेवलपमेंट की रेट एक साल 2.5 है, अगले साल 5.5 है, और फिर उसके अगले साल 2.5 है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। 3% बढ़ रही है, फिर 3% कट गया, यानी कि एक ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो। तो कुल मिलाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे भारत सरकार ने 91 में जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुए, उसके बाद 92 में सस्टेनेबल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया गया है एनर्जी मिनिस्ट्री के तहत। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से उसका कंज्यूम हो रहा है, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।